वेलकम टू आवर मैराथन। अपना आज स्टील का शॉर्ट नोट्स देखेंगे जो बहुत ही कम टाइम में पूरा स्टील को हम समझ लेंगे। ठीक है, सो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले अपना आयरन, स्टील पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आयरन वगैरह ये सब के बारे में तो पढ़िएगा ना। सबसे पहले आयरन, आयरन में देखिए आपके क्या क्या होता है। आयरन, अपना जो आयरन है लोहा, उसमें क्या क्या होता है। तो पहले आयरन ओर होता है, लाइम होता है और कॉक होता है। तो ध्यान दीजिए कि आयरन में क्या क्या होता है। आंख बंद करके ध्यान लगा के याद करना है क्या क्या होता है, सब यहीं पे याद करना है, बाद में नहीं देखना है, सब वीडियो में याद कर लेंगे। तो आयरन में आयरन ओर होता है, लाइम होता है, कोक होता है। ओके, और मेल्टिंग, अब कह रहा है कि ये सब होता है तो मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है आयरन का, तो 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। तो आप आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर जो पिघलता है तो कितना पिघलता है, 3200 से लेकर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पिघल जाता है। मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है आयरन का, 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब आया आयरन ओर। आयरन ओर में जो होता है ना उसको हम देख रहे हैं, हेमेटाइट ओर और मैग्नेटाइट ओर। दो गो होता है आयरन ओर में, दो गो होता है, हेमेटाइट ओर और मैग्नेटाइट ओर। तो आपको ध्यान देना है कि आयरन, वहाँ देखें ना कि आयरन में आयरन ओर होता है तो दो गो आयरन ओर होता है, हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है। तो हेमेटाइट ओर होता है और मैग्नेटाइट ओर होता है। तो हेमेटाइट ओर जो होता है ना उसमें 70% लोहा होता है और 30% इम्प्योरिटीज होता है। और मैग्नेटाइट ओर में 70% लोहा होता है, 30% इम्प्योरिटीज होता है। तो मैग्नेटाइट जो होता है ना उसको हम प्योर आयरन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप याद रखिए कि आयरन ओर है उसमें दो गो ओर होता है, हेमेटाइट ओर होता है, एगो मैग्नेटाइट होता है। तो हेमेटाइट ओर में और एगो मैग्नेटाइट ओर में तो प्योर कौन सा ओर होता है, तो आपका प्योर जो होता है ना वो मैग्नेटाइट होता है। और दोनों में याद रखिए कि लोहा होता है आपका 70% और 30% इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, आप एक को याद रखना होगा कि हेमेटाइट ओर जो है ना आपको इजीली अवेलेबल होता है इंडिया में, तो इसलिए हम इंडिया में मोस्टली हम हेमेटाइट ओर वही यूज करते हैं। लेकिन ये मतलब प्योर नहीं होता है, मैग्नेटाइट प्योर हो जाता है। ठीक है ना। और प्रोडक्शन ऑफ आयरन, अब आयरन पढ़े तो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा वो हमको देखना है। तो आयरन ओर जिसको हम यूज करेंगे हेमेटाइट, क्योंकि इजीली अवेलेबल रहता है और हमको ये मैग्नेटाइट नहीं अवेलेबल रहता है, तो हेमेटाइट ओर जो होता है ना उसका हम देखेंगे। तो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो देखना है। सबसे पहले क्रशिंग और रोलिंग, जैसे हेमेटाइट ओर को लिए हम आयरन ओर को तो क्रशिंग करेंगे, रोलिंग करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैग्नेटाइट सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को हम हटा देंगे। उसके बाद लाइम और कोक, इसमें लाइम कोक, लाइम और कोक को मिला देंगे। ठीक है ना, लाइम और कोक बोले थे ना को होता है, तो लाइम और कोक मिला कर देंगे इसमें हेमेटाइट और में। तो लाइम और कोक मिला दिए, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस में किसको डालते हैं, फिग आयरन को। तो आपको याद करना होगा कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन होता है। तो पिग आयरन में कार्बन कितना होता है, इम्प्योरिटीज कितना होता है वो याद कीजिए क्योंकि पूछा जाता है। तो पिग आयरन जो होता है तो कार्बन इसमें 3.5 से 4.5 हो जाता है, इम्प्योरिटीज 5 से 6% हो जाता है। तो याद कीजिएगा पिग आयरन को। तो पिग आयरन में कार्बन पूछ रहा है तो कार्बन कितना होगा, 3.5 से 4.5। तो कार्बन जैसे सी है ना उसी तरह से 3 है, ध्यान लगा के देखिए, सी जो है उसी तरह से 3 है। तो कार्बन जैसे ही बोलेगा ना तो 3 पर सोचना है। तो 3.5 से 4.5 डायरेक्ट जाइए, 4.5 जाइए। तो कार्बन जैसे नहीं 5 भी है, तो जैसे भी देखिए कि कार्बन पूछेगा ना आपको ये में पिग आयरन में, तो सी जैसे सोचिएगा वही मारना है। तो 3.5 से 4.5 और 4.5 से 5.5 ये हो जाता है आपको कार्बन कंटेंट। और इम्प्योरिटीज कितना हो जाता है, तो 5 से 6% इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज ध्यान लगाइए, इम्प्योरिटीज कैसे लिखा हुआ है, तो इम्प्योरिटीज पी यू आ रहा है तो सर 5 से 6% इम्प्योरिटीज। ओके, अब आया पिग आयरन जो होता है ना 3 तरह में, मतलब पिग आयरन जो होता है 3 तरह के, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में जैसे डाला गया पिग आयरन को तो 3 तरह में इधर बनते रहता है। जैसे एक होता है क्यूबोला फर्नेस, एक होता है फंडिंग फर्नेस, एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस, या तो ओपन हर्थ फर्नेस, या तो फिर होता है बेसमर फर्नेस। 3 गो होता है। ठीक है ना। पहले होता है क्यूबोला फर्नेस। ओके, क्यूबोला फर्नेस देख रहे हैं ना, फिर वो पंडिंग फर्नेस। ओके, फिर इलेक्ट्रिकल फर्नेस, या तो ओपन हर्थ फर्नेस या तो बेसमर फर्नेस। तो इलेक्ट्रिकल फर्नेस या तो ओपन हर्थ फर्नेस या तो बेसमर फर्नेस, इसमें हम स्टील को बनाते हैं। पंडिंग फर्नेस में रॉट आयरन को बनाते हैं। क्यूबोला फर्नेस में कास्ट आयरन को बनाते हैं। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो क्यूबोला फर्नेस तो सी से कास्ट आयरन, सी से क्यूबोला भी होता है, तो क्यूबोला फर्नेस में कास्ट आयरन को बनाएंगे। फंडिंग फर्नेस, तो फंडिंग थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, तो पंडिंग फर्नेस में हम रॉट आयरन को बनाएंगे। ओके, अब इलेक्ट्रिकल फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस और बेसमर फर्नेस। तो इलेक्ट्रिकल फर्नेस समझ गए, ओपन हर्थ फर्नेस भी समझ गए और बेसमर फर्नेस भी समझ गए। तो ये तीनों जो है ना इसमें स्टील बनाते हैं। तो इसका मैं देख लिया आपकी कास्ट आयरन बनता है भी, रॉड आयरन भी बनता है और स्टील भी बनता है। स्टील तक हम पहुंच गए। तो कास्ट आयरन में इम्प्योरिटीज कितना होता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है। कास्ट आयरन वैसे याद कीजिए, सी जैसा है कास्ट, उसी तरह से आपका 2 से 4% इम्प्योरिटीज हो जाएगा। कार्बन कंटेंट के 2 से 3% इम्प्योरिटीज होता है। इम्प्योरिटीज थोड़ा सा, इम्प्योरिटीज क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी कास्ट वगैरह में देखते हैं कि इम्प्योरिटीज
होते हैं, तो बुरे लोग भी होते हैं। तो बुरे लोग तो थोड़ा सा टेढ़ा टाढ़े होंगे, तो 3 टेढ़े ट्रेडिशन है। तो इम्प्योरिटीज वैसे ही याद करना है कि कास्ट आयरन में जो इम्प्योरिटीज है, तो सी से दो जैसे तो याद होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, क्या कि इसमें 2 से दोनों स्टार्ट है, इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इम्प्योरिटीज लोग 3 तक जाएंगे। तो 2 से 3%, 3 थोड़ा सा नहीं कटता है, प्राइम नंबर है, तो 2 से 3% हो जाएगा इम्प्योरिटीज, और कार्बन कंटेंट 2 से 4% हो जाएगा। ओके, तो आप याद कीजिए कि कास्ट आयरन में इम्प्योरिटीज कितना होता है, 2 से 3%। उसके बाद आपको कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो 2 से 4%। कार्बन कंटेंट समझ गए ना, इम्प्योरिटीज और कार्बन कंटेंट 2 से 4%, ठीक है, 2% या 2 से 4%, कन्फर्म हो गया। 2% या 2 से 4% कार्बन कंटेंट हो गए 4% तक। अब पर्निंग फर्नेस होता है जिसमें इम्प्योरिटीज होता ही नहीं, कहा कि रोट आयरन है। रोट आयरन सबसे सॉफ्ट आयरन होता है, सबसे सॉफ्ट आयरन। आपसे पूछ सकता है कि पूरा ब्रह्मांड में सबसे सॉफ्ट आयरन क्या होता है, तो रॉट आयरन। तो रोट आयरन में इम्प्योरिटीज होता ही नहीं है, 0% होता है, और कार्बन कंटेंट लेस देन 0.1% होता है। तो आपको याद करना सबसे सॉफ्ट क्या होता है। ऐसे तो क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील को सब बोलते रहते हैं सॉफ्ट, लेकिन यहाँ पर रॉट आयरन सबसे सॉफ्ट होता है, इसमें इम्प्योरिटीज 0% होता है, कार्बन कंटेंट 0.1% होता है। ओके, कैसे जानेंगे कार्बन कंटेंट 0.1% होता है, तो कार्बन कंटेंट जीरो जैसा ही सी है और सी जैसा ही जीरो है, तो 0.1% हो जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फर्नेस में स्टील बनता है, तो स्टील में देखिए कार्बन कितना होता है, इम्प्योरिटीज कितना होता है, तो कार्बन वैसे ही बोलते हैं कार्बन जो होता है, तो स्टील में जाइए तो जीरो, सी जैसे नहीं जीरो होता है, तो कार्बन कंटेंट स्टील में तो सी जैसा नहीं, कार्बन 0.1 से लेकर 1.5%। हाँ, स्टील है तो स्टील में देखते हैं ना रेखारी बनाता है राउंड राउंड, तो पहले सी जैसा देखा 0.1 से 1.5% जाएगा स्टील है तो। ओके, इम्प्योरिटीज 1 से 2%, स्टील सीधा होता है, तो इम्प्योरिटीज आई जैसा होता है, और उसमें परसेंटेज भी 1 से स्टार्ट होता है। इम्प्योरिटीज कितना होता है स्टील में, तो 1 जैसा ही होता है स्टील, तो 1 से 2%। ओके, अब आया इधर कार्बन कहीं स्टील का ही है, सॉरी स्टील का ही है। लो कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, और हाई कार्बन स्टील होता है। तो लो कार्बन स्टील कौन कौन होते हैं, सॉरी लो कार्बन स्टील में क्या होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन, फिर मीडियम में क्या होता है और हाई में क्या होता है वो देख लेंगे। तो देखिए लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें कार्बन कंटेंट 0.1 से 0.3 तक होता है, तो 0.1 से 0.3 तक याद कीजिए और कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। तो लो कार्बन स्टील में जो होता है 0.1 से 0.3% होता है लो कार्बन में, और मीडियम में 0.3 से 0.8 तक जाएंगे, कहा कि 0.1 से 0.3 गया, और मीडियम में जाएगा तो 3 से 8 तक जाएगा, और हाई में 8 से लेकर 1.5% तक चला जाएगा। ओके, तो याद कीजिए लो कार्बन स्टील, इसको ही माइल्ड स्टील बोलते हैं, लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील बोलते हैं। तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो लो जो होता है उसमें 0.1 से 0.3% होता है, मीडियम में कितना होता है, मीडियम कार्बन में 0.3 से 0.8% होता है, हाई में 0.8 से 1.5% होता है। ओके, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। ओके ना, तो लो में कितना होता है 0.1 से 0.3%, मीडियम में 0.3 से लेकर 0.8%, हाई में 0.8% से लेकर 1.5%। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो माइल्ड स्टील हुआ, लो कार्बन स्टील पहले माइल्ड स्टील होगा, तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो 0.1 से 0.3%। इसका यूज कहाँ होता है, तो माइल्ड स्टील का हम यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। और उसके बाद मीडियम का तो इसको रेल एक्सल में यूज करते हैं, हाई का इसे कटिंग टूल्स में यूज करते हैं। तो तीनों का यूज देख लीजिए, लो कार्बन स्टील जिसको माइल्ड स्टील बोलते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, मीडियम को हम रेल एक्सल में, हाई को कटिंग टूल्स में। ओके ना। अब देखिए यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला पूछ दिया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ, तो डिजाइन किए ओ और उस पर जितना मतलब परमिसिबल वैल्यू आना है ना, या तो अलाउ किए है ना ओ, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। जैसे कोई भी घर है उसको डिजाइन किया हम कि 50 किलो ये वजन सह सकता है, और उसमें से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे कि 60 भी मैंने आ जाए तो इमरजेंसी में सह सकता है। तो जो अलाउ किए ज़्यादा ना उसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ डिजाइन जितना पर किए हैं ओ, बाकी में बटा में लीजिए अलाउेबल और परमिसिबल। हाँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ना उसके लिए फॉर्मूला तो ही होता है कि ज़्यादा इमरजेंसी में काम आवे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ टू द अलाउेबल स्ट्रेस या तो परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है ना उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, अलाउेबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस जो पढ़े हैं ना उसके अलाउेबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके बाद यील्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वो अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो याद कीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के डायरेक्ट पहले फॉर्मूला हुआ डिजाइन बटा परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउेबल स्ट्रेस, लेकिन परमिसिबल स्ट्रेस या तो अलाउेबल स्ट्रेस उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो परमिसिबल के लिए, तो परमिसिबल की याद कीजिए, परमिसिबल कौन करेगा, परमिस ई करेगा, तो उससे याद कीजिए परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस बट्टा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस का अल्टीमेट स्ट्रेस बट्टा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो परमिसिबल स्ट्रेस और नीचे में आ रहा है भी परमिसिबल स्ट्रेस। तो इसे परमिसिबल स्ट्रेस का दो फॉर्मूला आता है, यील्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है परमिसिबल स्ट्रेस का, यील्ड स्ट्रेस बटा परमिसिबल स्ट्रेस का, परमिसिबल जो परमिशन नहीं देता है परमिसिबल था, यील्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
अब तो फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इल्ड जो होता है ना वो डक्टाइल होता है, और अल्टीमेट जो होता है ब्रिटल होता है। तो आपसे पूछ सकता है परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है उसका इल्ड स्ट्रेस बटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या होता है। तो इल्ड स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है अब वो डक्टाइल होता है, और अल्टीमेट जो होता है सो ब्रिटल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। अब एंड्योरेंस लिमिट फॉर द माइल्ड स्टील 186 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है। एंड्योरेंस लिमिट फॉर माइल्ड स्टील इन इज। तो एंड्योरेंस लिमिट जानते हैं कि एक मतलब एक ही पे मैंने कोई भी एक सेंटर या तो हॉल है उस पर मतलब डायरेक्टली आप लोड लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, उसी को हम एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। तो एंड्योरेंस लिमिट कितना होता है स्टील के लिए 186 न्यूटन पर स्क्वायर। तो एंड्योरेंस लिमिट को याद कीजिए स्टील के लिए 186 न्यूटन पर स्क्वायर। ओके ना। एक्सट्रीम लिमिट एंड्योरेंस लिमिट फैटिज, कहने का मतलब अगर भाई देवे फैटिज फेलुअर हो जाएगा, अगर भाई एंड्योरेंस लिमिट जो बहुत लिमिट से बाहर लगा दिए तो उसको फैटिज फेलुअर हो जाएगा। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ लोडिंग और वैल्यू ऑफ न्यूटन पर स्क्वायर, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल पूछा जाता है तो ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देकर इसको याद कर लेते हैं। इसमें है ना कि परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, अगर बियरिंग स्ट्रेस पूछेगा तो उसके लिए परमिसिबल बियर स्ट्रेस कितना होता है वो देख लीजिए। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस पूछेगा तो परमिसिबल बियर टाइप्स ऑफ लोडिंग परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस पूछेगा तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस पूछेगा तो उसके लिए क्या होगा परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल बियरिंग के लिए ना परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस के लिए क्या हो जाता है 0.75 FY। तो जैसे बी होता है उसी भद्दा जैसे 75 है, तो इसीलिए परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस का 0.75 FY हो जाता है। तो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस उसके लिए क्या हो जाता है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस के लिए 0.75 FY हो जाता है। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस के लिए याद कीजिए कि परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस के लिए कितना होता है 0.75 FY परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। परमिसिबल बेंडिंग इन कंप्रेशन एंड टेंशन, परमिसिबल बेंडिंग इन कंप्रेशन एंड टेंशन। तो परमिसिबल बेंडिंग पूछ रहा है कंप्रेशन में और टेंशन में तो 0.66 FY हो जाता है। तो परमिसिबल बेंडिंग पूछेगा अगर बेंडिंग तो 0.66 FY। तो बेंडिंग परमिसिबल बेंडिंग है तो कंप्रेशन और टेंशन में भी है, कंप्रेशन एंड टेंशन में परमिसिबल बेंडिंग 0.66 FY। परमिसिबल टेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रेस 0.6 FY। परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन उसमें बेंडिंग में पूछा कंप्रेशन और टेंशन के लिए, इसमें पूरा परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस बेंडिंग नहीं, परमिसिबल टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस तो इसके लिए 0.6 FY। तो बेंडिंग बोलेगा कंप्रेशन एंड टेंशन में तो 0.66 FY हो जाएगा। लेकिन वही परमिसिबल टेंशन एंड कंप्रेशन बेंडिंग हटा दिया, टेंशन और कंप्रेशन सिर्फ रहने दिया, टेंशन और कंप्रेशन रहने दिया तो उसके लिए 0.6 FY हो जाएगा। ओके, अब परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो 0. मैक्सिमम शेयर 0. परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है 0.45 FY हो जाता है। परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0. लोडिंग है तो लोडिंग है तो में कह रहा है परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो मैक्सिमम शेयर 0.45 FY। परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर शेयर स्ट्रेस बोलेगा तो परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0.45 FY। परमिसिबल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ना 0.45 FY। ओके, अब कह रहा है परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेस तो एवरेज तो 0.4 FY। कहने का मतलब है शेयर स्ट्रेस बोलेगा मैक्सिमम, अगर बोलेगा एवरेज, अगर बाई द वे मैक्सिमम बोलेगा तो 0.45 FY, एवरेज बोलेगा तो 0.4 FY। तो उसी तरह से कहानी है, उसमें को 6 कम गया था, इसको में 5 कम गया, तो उसमें भी इस तरह से कहानी है, उस तरह से सोच के आप याद रखिएगा। ओके, तो परमिसिबल मैक्सिमम पूछेगा तो 0.45 FY, परमिसिबल एवरेज पूछेगा तो 0.4 FY। डन। अब आगे देखते हैं। आगे रिपीटेड कनेक्शन, बेल्डेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोवाइड डायनेमिक लोडिंग के लिए, अगर बाय द वे रिपीटेड कनेक्शन बोलेगा तो डायनेमिक लोडिंग के लिए होता है। ठीक है, रिपीटेड रहेगा तो डायनेमिक लोडिंग के लिए होता है। वेल्डेड कनेक्शन परमानेंट या तो स्टैटिक लोडिंग के लिए होता है। बोल्टेड जहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जरूरी पड़ेगा तहाँ पे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायनेमिक लोडिंग के लिए कौन सा मतलब यूज करते हैं, रिबिट के बेल्ट की वोल्ट कौन सा यूज करते हैं। तो डायनेमिक लोडिंग ने डायनेमिक लोडिंग के लिए उसके लिए रिबिट यूज करते हैं। स्टैटिक लोडिंग के लिए स्टैटिक जो होता है ना उसके लिए बेल्डेड, स्टैटिक्स के लिए बेल्डेड कनेक्शन का यूज करते हैं। मेंटेनेंस वर्क के लिए बोल्टेड, मेंटेनेंस जहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत है, जहाँ पे मेंटेनेंस ना करते रहते हैं तो मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, मेंटेनेंस करना रहा तो उसमें बोल्टेड। स्टैटिक लोडिंग के लिए किसका यूज करते हैं, उसमें बेल्डिंग का। डायनेमिक के लिए रिविट का। डन। ओके, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी वोल्ट। ऑर्डिनरी वोल्ट के बारे में बता रहा है, बहुत सारे वोल्ट देखे होंगे दुकान में जो डायरेक्ट खरीदते हैं ना उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी वोल्ट। तो ऑर्डिनरी वोल्ट प्रोवाइड फॉर द लाइट लोड स्ट्रक्चर। हाँ, तो ऑर्डिनरी वोल्ट है, ऑर्डिनरी खुद ही है, जो ऑर्डिनरी होता है उसी तरह से होता है। तो ऑर्डिनरी वोल्ट प्रोवाइड फॉर लाइट लोड स्ट्रक्चर। ओके, डिजाइंड एज
M5 टू M36। आपसे पूछ सकता है ऑर्डिनरी वोल्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो M5 से लेकर M36 तक हो जाता है। ओके ना। सेंक डाया, नॉमिनल डाया, ग्रोस डाया, इफेक्टिव डाया, इसी का नाम है। ऑर्डिनरी वोल्ट को ही बोलते हैं सेंक डाया, नॉमिनल डाया, ग्रोस डाया, इफेक्टिव डाया। इसको नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको, जैसे कोई वोल्ट होता है ना, तो उसमें वो थ्रेड काटा हुआ रहता है, थ्रेड काटा हुआ रहता है उसको नेट डाया बोलते हैं, और उसको थ्रेड जहाँ नहीं काटा रहता है उसको बोलते हैं सेंक डाया। सभ्य वाला डाया पूरा सेंक डाया बोलते हैं, या तो नॉमिनल डाया बोलते हैं, तो ग्रोस डाया बोलते हैं, या तो इफेक्टिव डाया बोलते हैं। तो वही कह रहा है सेंक डाया। जैसे हमने कोई भी वोल्ट देखते हैं तो वोल्ट में जहाँ गुना काटा रहता है ना उसको बोलते हैं नेट डाया, जो बिना गुना काटा रहता है ना उसको बोलते हैं सेंक डाया, या तो उसी को बोलते हैं नॉमिनल डाया, उसी को बोलते हैं ग्रोस डाया, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव डाया। ओके। ऊपर जो नट बोल्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना 1.6D हो जाता है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए असेंक, तो सेंक डाया जो हुआ ना पूरा उसका π/4D² होता है, π/4D², π/4D² होता है, π/4D², π/4D²। सेंक जो होता है 100। ए नेट, तो ए नेट का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। ए नेट का फॉर्मूला 0.785 सेंक 0.75 π/4D²। कहने का मतलब है कि नेट कहेगा तो 0.78 असेंक होता है ना। सेंक के लिए देखिए वो सेंक कहा था 0.78, नेट के लिए 0.78 असेंक, तो सेंक के 0.85 है, 0.78 पहले तो ये लगल है से, और सेंक का फॉर्मूला π/4D², वही सेंक के लिए हो जाता है, और नेट तो नेट ही है, सेंक के लिए हो जाता है। अब आगे देखते हैं M16 NL14, M16 NL14। तो M16 जो होता है ना मैट्रिक यूनिट होता है, नॉमिनल डाया M16, नॉमिनल डाया जो होता है M16 होता है, ठीक है ना। और NL जो होता है नॉमिनल लेंथ 40 होता है। कहने का मतलब जो होता है M16 से NL14 वो लिखा हुआ है कि M16 से लेकर NL14, तो M16 से लेकर NL14 जो है ना उसमें M का होता है मैट्रिक यूनिट, और NL का होता है नॉमिनल लेंथ। तो मैट्रिक यूनिट जो होता है ना वो क्या होता है नॉमिनल डाया, मैट्रिक यूनिट जो होता है उसमें नॉमिनल डाया कितना होता है, नॉमिनल डाया 16 होता है। मैट्रिक M16 जिसको मैट्रिक बोलते हैं, नॉमिनल डाया 16 होता है, और नॉमिनल लेंथ कहेगा तो 40 हो जाता है। नॉमिनल लेंथ होता है 40, वह होता है डाया 16। ओके। वोल्ट सब्जेक्ट टू एक्सियल टेंशन इन द स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि वोल्ट पे जो होता है ना कैसा होता है, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस होता है, ठीक है। एक्सियल टेंशन स्ट्रेस होता है वोल्ट पे कैसा होता है एक्सियल टेंशन। हाँ वोल्ट जान रहे हैं कि कसते हैं तो बाहरी को लगाता है ना, तो टेंशन होगा। लैप जॉइंट मिनिमम ओवरलैपिंग, हाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो लैप जॉइंट जो होता है उसमें मिनिमम ओवरलैपिंग कितना होता है 40 या तो 4T बटा में, सॉरी 4T या तो 40 mm, ये होता है इसका मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है ना। लैप जॉइंट जैसे लैप कराते हैं, ओवरलैप देख लीजिए हाथ पे कैसे कर रहे हैं, ओवरलैप जो करवाते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग कितना होता है, ओवरलैप करवाएं तो मिनिमम कितना से कितना ओवरलैप करवा सकते हैं, तो मिनिमम ओवरलैपिंग में मैक्सिमम कितना हो सकता है 4T का, और 40 mm का मैक्सिमम लेते हैं। ओके। और टी जो होता है थिकनेस हो जाता है, जो प्लेटवा हो जाता है ना उसका थिकनेस हुआ होता है, वो कहा जा रहा है। तो देखिए मिनिमम ओवरलैपिंग, ओवरलैप करवाएंगे तो मैक्सिमम होगा 4T और 40 mm का, 4T मैंने 4T का और 40 mm का जो मैक्सिमम होगा ना वही आपको ओवरलैपिंग होगा मिनिमम। ओके ना। अब देखिए स्पेसिंग बिटवीन द लैप, स्पेसिंग नोट लेस देन 2.5D। कहने के बाद नॉमिनल डाया ऑफ द वोल्ट, ये तो डी जो होता है नॉमिनल डाया ऑफ द वोल्ट हो जाता है। कहने के बाद स्पेसिंग बिटवीन द लैप, अगर लैप कर रहे हैं तो उसका स्पेसिंग कितना होता है नोट लेस देन स्पेसिंग 2.5D। अगर स्पेसिंग बिटवीन द लैप, अगर लैप कर रहे हैं तो उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, लैप कर रहे हैं तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं स्पेसिंग नोट लेस देन 2.5D। स्पेसिंग बिटवीन लैप, अगर लैप कर रहे हैं तो उसका स्पेसिंग कितना होता है नोट लेस देन 2.5D, नोट लेस देन 2.5D होता है। नॉमिनल डाया वोल्ट नोट लेस देन 2.5D होता है स्पेसिंग बिटवीन द लैप। लैप जो करते हैं सो लैप कीजिए, इधर से इधर लैप करते हैं, लॉप करा तो नोट लेस देन 2.5D। लैप करते हैं ना, जो लैप करते हो तुम नोट लेस देन 2.5D, जो लैप किए सो नोट लेस देन 2.5D। ओके। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन, देखिए अभी याद कीजिए मैक्सिमम पूरे टेंशन का पूछेगा, कंप्रेशन के पूछेगा। तो टेंशन के लिए 16T 200 mm होगा, 200 दोनों में होगा, लेकिन आप टेंशन में ज़्यादा होगा और कंप्रेशन में कम होगा। कंप्रेशन जैसा है उसी तरह से इसमें भी है, देख लीजिए टेंशन में 16T 200 mm, कंप्रेशन में जैसे सी है उस तरह से 12, तो 16T 200 mm टेंशन का और कंप्रेशन का 12T 200 mm। ओके मिनिमम। टू अवॉइड द फेलुअर ऑफ बकलिंग, किसके लिए होता है अवॉइड द फेलुअर ऑफ बकलिंग, को फेलुअर से बचाने के लिए। मिनिमम एज एंड इन डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1.5D नोट 1.7D नोट। कहने का मतलब है कि आप पढ़े होंगे पिच डिस्टेंस और गेज डिस्टेंस, उसके बाद पढ़े होंगे इंड डिस्टेंस, उसके बाद पढ़े होंगे एज डिस्टेंस से। तो इसका डिफिनेशन एक बार रिपीट करते हैं, ये भी पूछा गया है। अगर पिच बोलेगा तो डायरेक्शन, जैसे जिस तरह से फोर्स लगता है ना उसी डायरेक्शन में अगर बाई द वे होता है, लोड लगता है, थी लगता है, फोर्स लगता है, या तो पैरेलल लगता है तो उसको बोलते हैं पिच। और गेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके। उसी तरह से यहाँ पे आ गया
इंड या तो एज, इंड कहेगा तो पिच जैसा सोचिए कि जो डायरेक्शन में फोर्स या तो पैरेलल फोर्स लगेगा इंड में, एज में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, इसी में कह रहा है कि मिनिमम एज और इंड डिस्टेंस, एज और इंड डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1.5 डी नोट या तो 1.7 डी नोट। कहने का मतलब इंड और एज पूछ सकता है आपसे इन केस ऑफ मशीन फ्लेंज या तो इन केस हैंड फ्लेंज कट। मशीन फ्लेंज कट रहेगा तो हैंड फ्लेंज कट रहेगा तो मशीन फ्लेंज में क्या होता है 1.5 डी नोट और 1.7 डी नोट, ये होता है हैंड में। तो मशीन में कितना होता है 1.5 डी नोट और यहाँ पे 1.7 डी नोट। ओके, ये हो जाता है डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1.5 डी नोट 1.7 डी नोट। कहने का इन केस ऑफ मशीन फ्लेंज कट, मशीन में कितना होता है, मशीन कट में क्या होता है 1.5 डी नोट और हैंड में इतना हो जाता है। एज और एंड डिस्टेंस पूछ रहा है कि मशीन फ्लेंज में कितना होगा, तो मशीन में सोच के हम बताइए कि मशीन है ये है तो हम क्या दिक्कत है ज़्यादा देने के लिए, तो मशीन है तो 1.5 डी नोट एज और इंड, और कह देगा हैंड फ्लेंज तो 1.7 डी नोट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 12 टी इप्सिलन्स। मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी मोर देन 12 टी इप्सिलन। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर जी बड़ा हो गया तो जी गेज और पी होता है पिच, तो गेज बड़ा हुआ तो गेज मैंने जिग जाग, उसी तरह से जी से बड़ा हो सकता है जिग जाग फेल्यूर होगा। पिच बड़ा होगा तो पिच रहेगा, तो पिच मैंने स्ट्रेट लाइन वाला पिच, तो वह स्ट्रेट लाइन वाला है पिच, तो वहाँ स्ट्रेट फेल्यूर हो जाएगा। और दोनों बराबर हो गया तो फिर डाया ऑफ द वोल्ट हॉल इंक्रीज, तब जी बड़ा तो जिग जाग फेल्यूर, पी बड़ा तो स्ट्रेट लाइन फेल्यूर, दोनों बराबर हो गया तो डाया वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आ गया, डाया ऑफ वोल्ट हॉल, मैं डाया ऑफ वोल्ट दे देगा उसका हॉल पूछेगा, तो डाया ऑफ द वोल्ट दे देगा उसका हॉल पूछेगा। तो इस कंडीशन में कैसे याद कीजिएगा, तो इस तरह से कंडीशन दे ले रहेगा तो 12-14 वाला याद रख लेना है डाटा। तो 12 से मोर देन इक्वल टू और 14 से लेस देन इक्वल टू तो D+1, 16 से मोर देन इक्वल टू और 24 से लेस देन इक्वल टू तो D+2, मोर देन 24 तो D+3। एक कहानी याद रखना है, डाया ऑफ वोल्ट अगर दे ले रहेगा, वोल्ट में बता रहा है डाया ऑफ वोल्ट दे ले रहेगा तो उसका हॉल कितना हो जाएगा पूछ रहा है, तो डाया वोल्ट वगैरह के बात जैसे ही करे तो वोल्ट भी देखिए कट कट कैसे होता है, उसी तरह से 12 और 14 याद रखिए कट कट वाला। तो 12 से मोर देन इक्वल टू, 14 से लेस देन इक्वल टू, आंख बंद करके सोचिए 12 से मोर देन इक्वल टू, 14 से लेस देन इक्वल टू। उसके बाद 14 के बाद डायरेक्ट 16, 16 से मोर देन इक्वल टू और 24 से लेस देन इक्वल टू, वही मोर देन 24, तो उसके लिए D+1 यहाँ पे शुरू में 12 से 14 के लिए। उसके बाद अगर भाई 16 से 24 बोल रहा है तो D+2 हो जाएगा, मोर देन 24 तो D+3 हो जाएगा। ओके, ये हॉल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट। अगर भाई जब डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट की बात करेंगे तब क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखेंगे। यहाँ तक हम लोग देख लिए, उसके बाद आगे देख रहे हैं कि डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, डबल कवर रहेगा तो क्या कहानी चलेगा वो देख लीजिए। डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, जो बट होता है सो डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट है तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिमिनेटेड बाय द प्रोवाइडिंग इक्वल थिकनेस ऑन कवर प्लेट। कहने का मतलब है ना कि डबल कवर बट ज्वाइंट होगा ना, डबल कवर बट ज्वाइंट, तो इंटरसिटी को कम कर देगा, प्रोवाइडिंग इक्वल थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट, तो उसमें इंटरसिटी को इलिमिनेट कर देगा। डबल कवर बट ज्वाइंट होता है ना, अगर बाई द वे इक्वल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस जो होता है ना इक्वल थिकनेस का कवर प्लेट दीजिएगा तो इंटरसिटी को इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बल्ब एंगल सेक्शन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, जो बल्ब एंगल होता है, बल्ब देखे हो ना, बल्ब जैसे उठा हुआ रहता है जैसे बल्ब, नाव इस तरह से होता है ना, तो उस तरह से नाव को बनाने में बल्ब जो होता है, बल्ब उस तरह से नाव भी होता है, बल्ब स्टेशन ही, तो बल्ब एंगल सेक्शन का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शिप। अब देखिए ISH इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, तो इंडियन स्टैंडर्ड इस तो बहुत सारे आते हैं लेकिन ये जो होता है ना यूज किया जाता है जब पूछा जाता है, इसलिए हम इसको लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, अगर इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम बोलेगा तो ISH का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है, ISHB का, ISHB का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, ये होता है। कहाँ यूज करते हैं, कॉलम में। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम कहाँ यूज करते हैं, कॉलम में। ISW इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ये हो जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इन कॉलम में किसका यूज करते हैं, ISHB का यूज करते हैं, ISW वाइड फ्लैंज बीम। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन पूछ रहा है तो मेन प्लेट के लिए क्या होता है, आउटर मोस्ट फाइबर सेक्शन, कवर प्लेट के लिए इनर होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन आपसे पूछ सकता है कि अगर भाई जब मेन प्लेट पूछेगा ना तो जिसका पूछेगा उसको बाहर वाला करिए, तो मेन प्लेट पूछ रहा है ना तो कवर प्लेट हो जाएगा आउटर मोस्ट सेक्शन, मेन प्लेट आउटर मोस्ट सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, मेन प्लेट का आउटर मोस्ट सेक्शन, तो कवर प्लेट नहीं होता, मेन प्लेट का जो होता है बाहर में कुछ होगा कवर प्लेट होता है, कवर प्लेट का इनर मोस्ट सेक्शन। तो कन्फर्म याद कीजिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो मेन प्लेट के लिए आउटर मोस्ट सेक्शन है, कवर प्लेट के लिए इनर मोस्ट सेक्शन। ठीक है ना, मिनिमम थिकनेस ऑफ द गैसेट प्लेट
8 mm। तो कहने का मतलब थिकनेस, गैसेट प्लेट जानते हैं ना, गैसेट प्लेट, वही मिनिमम थिकनेस ऑफ गैसेट प्लेट कितना होता है, 8 mm। इफिशियंसी ऑफ द ज्वाइंट, मिनिमम स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मल्टीपल में 100, यह होता है इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट। अब इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट क्या होता है, जैसे ज्वाइंट ऐसे जोड़ दिए तो उसका इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट कितना होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मल्टीपल में 100, उसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, ठीक है ना। तो इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट का इफिशियंसी क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम, इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट होता है उसका इफिशियंसी क्या होता है, तो मिनिमम स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मल्टीपल में 100, उसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट। मिनिमम स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मल्टीपल में 100, उसको इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट बोलते हैं। डायरेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट। इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट के लिए जानते हैं इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट ना, वही मिनिमम स्ट्रेंथ बता मैक्सिमम स्ट्रेंथ मल्टीपल इफिशियंसी ज्वाइंट। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एन बराबर पी माइनस डी बटा में पी मल्टीपल में 100, पी होता है पिच और डी होता है डाया वोल्ट। इस पर भी पूछा गया है। डायरेक्ट फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट होता है ना उसका इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, पी माइनस डी, पी होता है आपका पिच और डी होता है डाया ऑफ द बोल्ट, तो पी माइनस डी बटा में पी मल्टीपल में 100 भी हो सकता है। तो वही इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, कोई भी ज्वाइंट होता है इफिशियंसी के लिए फार्मूला याद कीजिए, आंख बंद करके, पी माइनस डी बटा में पी, पी माइनस डी बटा में पी, पी माइनस डी बटा में पी, तो पी माइनस डी बट्टा में पी माइनस डी बट्टा में पी, पी माइनस डी बटा में पी माइनस डी बटा में पी, तो पी पिच होता है, डी डाया होता है और बटा में फिर पी आ गया, ओके ना। तब पी माइनस डी बटा में पी होता है, पी माइनस डी बटा में पी हो जाता है इफिशियंसी के लिए। अब देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द वोल्ट ऑफ रिबिट 60%, हाँ याद कीजिए कि मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है वोल्ट ऑफ रिबिट का 60%। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वोल्ट ऑफ रिबिट, जो वोल्ट होता है इससे और रिबिट होता है इससे, उसका 60% होता है। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ वेल्डेड कनेक्शन 100% होता है ड्यू टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया। अब कहने का कोई कि वेल्डिंग में क्यों ज़्यादा मतलब उसका इफिशियंसी होता है, क्योंकि वो यूटिलाइज करता है ज़्यादा एरिया को, तो आपको वोल्ट और रिबिट में 60% और वेल्डिंग में 100%, ठीक है ना। अगर मिनिमम लेंथ ऑफ वेल्डिंग इच 4s, देखिए इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि लेंथ ऑफ वेल्डिंग होता है साइज ऑफ वेल्डिंग, तो लेंथ पूछेगा तो 4s हो जाएगा, और एस क्या होता है, साइज ऑफ बेल्ट होता है, साइज ऑफ वेल्ड होता है। तो आपसे पूछ सकता है मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट, वेल्डिंग में याद कीजिए कि मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट कितना होगा, तो 4s हो जाएगा। एस होता है साइज ऑफ बेल्ट, और मिनिमम लेंथ हो गया, और साइज ऑफ बेल्ट पूछेगा तो साइज ऑफ बेल्ट पूछेगा, तो एस से साइज होता है ना, उसी तरह से 3mm याद रखिए। तो आपको साइज ऑफ बेल्ट पूछेगा तो 3mm और लेंथ पूछेगा तो 4s, एस होता है साइज ऑफ बेल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलेट बेल्ट इज प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस, कहने का मतलब है ना कि फिलेट बेल्ट किस क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, तो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के कारण, ओके। अब देखिए डिजाइन ऑफ बट बेल्ट, डिजाइन ऑफ बट बेल्ट है, बट बेल्ट का डिजाइन क्या होता है, जो सामने सामने से बट बेल्ट जुड़ता है ना बेल्डिंग में, तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेंथ होता है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा है बट बेल्ट का, जो बट बेल्ट होता है ना उसका डिजाइन स्ट्रेंथ पूछ रहा है, बट बेल्ट का डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ बट बेल्ट में क्या होता है, तो पहले होता है डिजाइन स्ट्रेंथ के फार्मूला क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीपल परमिसिबल स्ट्रेस, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल नोट मल्टीपल में थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस क्या होता है 5/8 टी मिनिमम, ये होता है बेल्डिंग में जो होता है थ्रोट सेक्शन 5/8 टी मिनिमम होता है, थ्रोट कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, 5/8 को थ्रोट कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। परमिसिबल स्ट्रेस इल्ड स्ट्रेस बट्टा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वही तो है नॉट फेलुअर। वाई एम यू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 फॉर सॉप लेफ्ट और 1.5 फॉर केस इन फील्ड में, इन केस ऑफ द फील्ड, कहने का मतलब है वाई एम डब्ल्यू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है बेल्डिंग में, फॉर शॉप लैब में फैक्टर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, ये बेल्डिंग में कह रहा है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है शॉप में इन केस ऑफ फील्ड, तो शॉप में हो जाता है 1.25 और फील्ड में हो जाता है 1.50, यही तो होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये मैंने ये बोल रहे हैं वेल्डिंग करो तो पार्शियल फैक्टर सेफ्टी कितना होता है, फील्ड में करेंगे तो कितना होगा और शॉप में करेंगे तो कितना, शॉप में थोड़ा कम होता है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, कमों में काम चल जाता है, तो 1.25 हो जाता है शॉप में। लेकिन अगर वही पूछ दिया कि फील्ड में कितना होता है, शॉप नहीं फील्ड में पूछ दिया तो 1.50 होगा, 1.25 1.50 कन्फर्म, शॉप में कितना 1.25 है और फील्ड में 1.5, ओके। थ्रोट थिकनेस 5/2 रूट, ये हो जाता है वीकेस्ट सेक्शन के लिए। तो अब देखिए कहने का मतलब है ना कि आपसे पूछ सकता है कि वीकेस्ट सेक्शन, आपसे पूछ सकता है बिल्डिंग में सॉरी वेल्डिंग में कुछ ही होता है वीकेस्ट सेक्शन, तो थ्रोट वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस 5/2 हो जाता है, इसका वैल्यू होता है 0.7075 ये होता है। तो बेल्डिंग में आपको याद रखना है कि बिगेस्ट सेक्शन क्या होता है, बिगेस्ट सेक्शन बेल्डिंग में बिगेस्ट जो कमजोर होता है से बिल्डिंग में सॉरी बोलते हैं थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, बेल्डिंग में बेल्डिंग जो करते हैं उसमें बिगेस्ट क्या होता है तो थ्रोट
थिकनेस होता है। आंख बंद करके ध्यान लगाइए कि वेल्डिंग करते हैं उसमें वीकेस्ट क्या होता है, थ्रॉट थिकनेस होता है। ओके, वेल्डेड कनेक्शन, सॉरी वीकेस्ट सेक्शन। अब देखिए, अब करा फ्यूजन एंगल लेस देन 60, फ्यूजन एंगल पूछ दिया यहाँ पे। तो फ्यूजन एंगल बाई द वे 60 से 90 से स्टार्ट होता है। उसके बाद कुछ बोलता है थ्रॉट इसका कुछ बोलते हैं कॉफी थ्रॉट थिकनेस नहीं, कॉफिशिएंट होता है। मतलब अगर बाई द फ्यूजन इतना से इतना रहेगा एंगल तो इसका कितना हो जाता है कॉफिशिएंट थ्रॉट थिकनेस या कुछ भी ये जो बोला जाए तो वैल्यू आ जाता है। तो फ्यूजन एंगल अगर बाई द वे 60 से 90 रहेगा तो 0.70 हो जाएगा। तो 60 से 90 रहेगा फ्यूजन एंगल के बाद जहाँ कहेगा तो वहाँ पे तो 60 से 90 होता है, 91 से 100 होता है, 101 से लेकर 106 होता है, 107 से लेकर 113 होता है, 114 से लेकर 120 होता है। तो फ्यूजन एंगल को आप देखिए 60 से 90 फ्यूजन एंगल है, फ्यूजन एंगल 60 से 90, 91 से 100, 101 से 106, 101 से 106, फिर 107 से 113, 106 हो गया, फिर 107 से 6 के बाद 7 एक बढ़ रहा है ना, तो 106 से फिर 107 से 113, 113 से बढ़ेगा 114 से 120, ये हो जाता है। अब ये होता है आपको उसको मतलब वैल्यू आ जाता है फ्यूजन एंगल का वैल्यू बोले तो 60 से 90 रहेगा। तब शुरू में भी होगा 0.70 से 0.70, सिर्फ 7.0 है से 0.70 है, तो उसमें 5 करेंगे 0.70, 0.5 कमेगा तो 0.70, 0.65, 0.60, 0.55, 0.50। ओके, ये होता है। तो कंफर्म कीजिए 60 से 90 है, 91 से 100 होगा, 101 से 106 होगा, 107 से 113 होगा, 114 से 120 होगा। फ्यूजन एंगल कितना है 0.70, 0.65, 0.60, 0.55, 0.50। ओके। अब देखिए फ्यूजन एंगल मोर देन 120, कहने का मतलब है अगर 60 से 120 तक जा रहा है फ्यूजन एंगल ना, तो फ्यूजन एंगल लेस देन 60, अगर 60 से 120 तक तो है फ्यूजन एंगल, 60 से 120 है फ्यूजन एंगल, लेकिन 60 से कम गया तो साइज ऑफ वेल्डेड इज नॉट फॉर्म्ड, साइज ऑफ वेल्ड फॉर्म नहीं होगा। ओके, फ्यूजन एंगल मोर देन 120 तब क्या होगा, मोमेंट ऑफ द डेवलपमेंट क्रिएट प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि अगर 60 से कम हो गया तो आपको पर्पस ऑफ बेल्डेड नोट फॉर्म मैंने बेल्डेड नहीं होगा 60 से कम गया तो। अगर भाई तो 120 से ज़्यादा होगा तो मोमेंट डेवलपमेंट क्रिएट प्रॉब्लम, मोमेंट डेवलप करने में प्रॉब्लम होगा। तो आपसे कंफर्म करना है कि 60 से कम तो अच्छा से वेल्डिंग नहीं होगा, 120 से ज़्यादा तो आपको मोमेंट डेवलप नहीं होगा। ओके, अब देखिए मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड थिकनेस थिकर सेक्शन। कहने का मतलब है कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट थिकर सेक्शन और मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट डिपेंड ऑन द थिनर सेक्शन। कहने का मतलब है आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट किस पे डिपेंड करता है, तो मिनिमम थिकर सेक्शन पे, और मैक्सिमम पूछेगा तो थिनर सेक्शन पे। अपोजिट मिनिमम पूछ रहा है तो थिकर सेक्शन पे और मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट थिनर सेक्शन पे। ओके, तो देखिए थिकर सेक्शन थिनर सेक्शन आ जाओ, मतलब थिकर सेक्शन जो मोटा वाला पे डिपेंड करता है मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, और मैक्सिमम डिपेंड करता है आपको मैक्सिमम पतला वाला पर। ठीक है ना, ये होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है टेबल। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। थिकनेस ऑफ द थिकर, थिकनेस ऑफ द थिकर, थिकनेस ऑफ थिकर कहेगा तब, थिकनेस ऑफ थिकर कहेगा तब की बात कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ थिकर कहेगा तब की बात कर रहे हैं कि अगर भाई थिकनेस ऑफ थिकर सेक्शन मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट, अगर इतना थिकनेस रहेगा तो साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा वो पूछ रहा है। तो मतलब साइज ऑफ बेल्ट पूछ रहेगा तो मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट पूछेगा तब क्या होगा। तो पहले देखिए थिकनेस ऑफ थिकर सेक्शन 0 से 10 होगा, फिर 10 से 20 होगा, 20 से 32 होगा, 32 से 50 होगा और मोर देन 50 होगा। तो थिकनेस ऑफ थिकर सेक्शन तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 32, 32 से 50 और मोर देन 50। तो उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा। देखिए अगर भाई दबे ऐसा है, ये टेबल याद है तो इधर भी याद कीजिए, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद डायरेक्ट 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, फिर 10 होगा, और 8 जो होगा फर्स्ट राउंड में होगा और 10 होगा सेकेंड राउंड में। ओके, तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए कि 0 से 10 होता है, 10 से 20 होता है, 20 से 32 होता है, 32 से 50 होता है और मोर देन 50 होता है। ठीक है ना, उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, तो 3 mm से स्टार्ट होगा, 3 mm होगा, फिर 5 mm होगा, 3 mm, उसके बाद 5 mm, फिर होता है 3 mm, 5 mm, 5 के बाद डायरेक्ट 6 हो जाएगा। इसमें बेल्ट पूछ रहा है तो 3 mm, 5 mm, 6 mm, तो 8 mm, तब 10 mm, 8 mm फर्स्ट राउंड में और 10 mm सेकेंड राउंड में। ओके, अब देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा। देखिए अब मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट फॉर्म्ड एज
एस मैक्सिमम, कहने का मतलब है मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट एस मैक्सिमम राउंडेड एज। मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट बोले थे ना, तो मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट थिनर सेक्शन पे। तो देखिए राउंडेड एज रहेगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, राउंडेड एज रहेगा, तो बेल्डिंग क्या हुआ रहेगा, सो राउंडेड रहेगा। राउंडेड रहेगा तो क्या होगा 3/4 टी मिनिमम। याद कीजिए कि अगर मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट पूछ रहा है और वो जैसे राउंडेड बेल्ट एज है, मैंने मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट पूछ रहा है उसे राउंडेड एज है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा राउंडेड के लिए, तो 3 0 R सेशन है ना, तो 3/4 टी मिनिमम। ओके, फॉर स्क्वायर एज के लिए क्या हो जाएगा टी मिनिमम -1.5 mm, बिल्कुल। तो अब देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, तो मैक्सिमम साइज पहले तो देखिए फॉर राउंडेड एज के लिए क्या हो जाता है मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, और फिर स्क्वायर एज के लिए क्या होता है टी मिनिमम -1.5 mm। टी मिनिमम -1.5 mm इतना हो जाता है। तो आपको दोनों याद करना है, राउंडेड के लिए एक हो जाता है स्क्वायर के लिए। तो राउंडेड के लिए और स्क्वायर के लिए क्या याद कीजिए, राउंडेड के लिए कितना होता है 3/4 टी मिनिमम, और स्क्वायर के लिए क्या होता है टी मिनिमम -1.5 mm। दोनों कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होता है, राउंडेड के लिए क्या होता है और स्क्वायर के लिए क्या होता है। तो राउंडेड के लिए होता है 3/4 मल्टीपल में टी मिनिमम, और उसके बाद स्क्वायर का जाता है, स्क्वायर का टी मिनिमम इसमें भी आएगा -1.5 हो जाएगा, -1.5 टी मिनिमम -1.5, बिल्कुल। फिलेट बेल्ट फेल इन शेयर, हाँ फिलेट बेल्ट रहेगा जैसे फिल रहता है एक दूसरे पर, तो फिलेट बेल्ट किस में फेल होता है तो शेयर में, ठीक है। अब देखिए ट्रांसवर्स बेल्ट इंड बेल्ट, ट्रांसवर्स बेल्ट होता है 100, इंड बेल्ट होता है 100। इसमें देखिए फिगर जहाँ पे बनाया हुआ है ना उसी में पूरा क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो ट्रांसवर्स बेल्ट होता है, फिर लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट हो जाता है, उसी को लॉन्गिट्यूडनल को वो साइड बोलते हैं और ट्रांसवर्स को ही इंड बेल्ट बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स बेल्ट या तो इंड बेल्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स, हाँ ट्रांसवर्स देखिए इधर जो है ना इसे ट्रांसवर्स बेल्ट है, देखिए यहाँ पे है ना ये ट्रांसवर्स बेल्ट है। तो ट्रांसवर्स बेल्ट होता है ना, तो देखिए इधर से है और इधर में लोड लगेगा, पी भी इधर में लग रहा है। तो ट्रांसवर्स होता है ना बेल्ट या तो इंड बेल्ट, उसको में क्या लगता है आपको टेंशन लगता है। और लॉन्गिट्यूडनल बगल वाला जो बगल जो है देखिए ना, लॉन्गिट्यूडनल बगल वाला है, तो लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट या तो साइड बेल्ट, देखिए लॉन्गिट्यूडनल बगल का है, सब्जेक्ट टू शेयर फोर्स, हाँ बगल में है तो शेयर फोर्स लग गया। ओके, अब देखिए इन रिटर्न, इन रिटर्न जो होता है ना, इन रिटर्न आप जानते हैं इन रिटर्न, जैसे ये है ना फिलेट बेल्ट जस्ट नीचे वाला है, तो इन रिटर्न 2s हो जाता है। इन रिटर्न जैसे फिलेट बेल्ट ऐसे फिल किए ना हाथ के ऊपर रख के और नीचे जो थोड़ा खाली रहता है उसी को बोलता है इन रिटर्न। तो इन रिटर्न जो होता है ना, इन रिटर्न जो होता है 2s होता है। टू प्रिवेंट द फेल्यूर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट, कहने का मतलब है प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट, लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट जो होता है लॉन्गिट्यूडनल लंबा में जब फेल ना करे इसलिए हम इन रिटर्न देते हैं। तो इन रिटर्न नीचे देवे करते हैं लॉन्गिट्यूडनल से बचाने के लिए, और 2s होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर 100%, कहने का मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर 100% ट्रांसमिशन ऑफ द लोड इज 4s और 40s मैक्सिमम, कहने का मतलब है मिनिमम लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर 100% ट्रांसमिशन लोड इज 4s और 40 का मैक्सिमम लेते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड फॉर द 100% लोड ट्रांसमिशन 4s और 40 का मैक्सिमम लेते हैं। ओके, अब FDI शेयर फोर्स इन वोल्ट, शेयर फोर्स इन द वोल्ट, वोल्ट पे शेयर फोर्स के लिए P/N होता है। फिर P को जो होता है N क्या होता है, P होता है इसेंट्रिक लोड और N होता है नंबर ऑफ वोल्ट, ठीक है ना। तो शेयर फोर्स इन वोल्ट, शेयर वोल्ट में क्या होता है शेयर फोर्स P/N हो जाता है। ओके, वोल्ट आर सब्जेक्टेड टू टेंशन वाली, हाँ वोल्ट पर सब्जेक्टेड टू टेंशन होवे करेगा, ठीक है। ड्यू टू द शेयर फोर्स ऑल द वोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, कहने का मतलब है ड्यू टू द शेयर फोर्स ऑल वोल्ट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट ऑफ वोल्ट एबव द न्यूट्रल सब्जेक्टेड टू टेंशन और बिलो द सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, कहने का मतलब है ना कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ वोल्ट, कहने शेयर फोर्स के लिए बोला पहले, तो ड्यू टू द शेयर फोर्स ऑल वोल्ट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, कहने में शेयर फोर्स के चलते सभी वोल्ट पे शेयर स्ट्रेस होता है, लेकिन बेंडिंग के चलते ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट ऑफ वोल्ट न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ना उसके ऊपर जो होता है बेंडिंग मोमेंट के चलते न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ऊपर होता है टेंशन और नीचे होता है कंप्रेशन, वही शेयर के चलते शेयर फोर्स हुआ, लेकिन बेंडिंग के चलते गड़बड़ा जाता है। न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर जो होता है टेंशन होता है, नीचे जो होता है कंप्रेशन हो जाता है। ऐसे टेढ़ा होगा कोई भी तो देखिए ना, ऊपर टेंशन आता है नीचे कंप्रेशन होता है। क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ द फोर्स शेयर एंड टेंशन, शेयर एंड टेंशन जो होता है ना उसमें क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ फोर्स इज शेयर एंड टेंशन, जो होता है क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ द फोर्स, शेयर एंड टेंशन जो होता है क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ फोर्स होता है। तो आप आपको बताइए क्रिटिकल कम्बिनेशन, ये सब नहीं क्रिटिकल, तो क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स ऑफ टेंशन, शेयर फोर्स ऑफ टेंशन होता है क्रिटिकल कम्बिनेशन होता है, शेयर और टेंशन जो होता है क्रिटिकल कम्बिनेशन होता है। ओके, अब आया कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, अगर भाई देखो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स बोला जाए तो
पी एस कैलकुलेशन बटा में पी एस के होल स्क्वायर प्लस पी टी कैलकुलेशन बटा में पी टी के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 वोल्ट हो जाता है इन एल एस एम में। वही टाउ एस कैलकुलेशन बटा टाउ के होल स्क्वायर प्लस में सिग्मा टी कैलकुलेशन बटा में सिग्मा टी के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1.4 होता है फॉर रिपीट इन डब्ल्यू एस। तो कहने का मतलब है पी एस कैलकुलेशन बटा पी एस के होल स्क्वायर प्लस पी टी कैलकुलेशन होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये हो जाता है, होता है वोल्ट के लिए। और रिबिट के लिए कितना होता है, लेस देन इक्वल टू टाउ एस हो जाता है, वहाँ पे सिग्मा हो जाता है टाउ एस कैलकुलेशन बटा में टाउ के होल स्क्वायर प्लस में सिग्मा टी कैलकुलेशन का होल स्क्वायर। आप बोले को रिबिट में कितना होता है तो वोल्ट में कितना होता है, रिबिट में लेस देन इक्वल टू 1.4 होता है, वोल्ट में लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है। वोल्ट में कितना होता है, वोल्ट देखें ना, वोल्ट वोल्ट जो कसते हैं तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है, रिबिट में लेस देन इक्वल टू 1.4 होता है। तो एल एस एम में कितना होता है, एल एस एम में लेस देन इक्वल टू 1 होता है, वोल्ट में लेस देन इक्वल टू 1.4 हो जाता है। बिल्कुल रिबिट इक्वेशन लीनियर ड्यू टू द लीनियर इक्वेशन ऑफ रिबिट। कहने का मतलब रिबिट इक्वेशन जो होता है ना लीनियर होता है और वोल्ट जो होता है पैराबोलिक होता है। आपसे पूछ सकता है कि रिबिट इक्वेशन कैसा होता है, रिबिट रिबिट देख रहे हैं ना, रिबिट जो होता है लीनियर होता है। अगर पूछ दे आपसे कि वोल्ट इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। बिल्कुल रिबिट के लिए लीनियर, वोल्ट के लिए पैराबोलिक है। अब देखिए टू अवॉइड द बियरिंग फेल्यूर ऑफ द प्लेट प्रोवाइड मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द बोल्ट होल 2 टाइम्स ऑफ द वोल्ट डाया। कहने का मतलब है टू अवॉइड द बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, हमको बियरिंग फेल्यूर से बचाना है। पहले ध्यान से सुनिएगा, याद कीजिएगा कि टू अवॉइड द बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, प्लेट को आपको बियरिंग फेल्यूर से बचाना है तो प्रोवाइड मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन, प्रोवाइड मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द वोल्ट होल, बिटवीन वोल्ट होल इज 2.5 टाइम्स ऑफ द वोल्ट डाया, 2.5 टाइम्स ऑफ वोल्ट डाया। ओके ना। किसको, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट को, बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट को बचाना है आपको, तो उसके लिए प्रोवाइड मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द वोल्ट होल, वोल्ट होल के बीच के में कितना, वोल्ट होल के बीच स्पेसिंग कितना होना चाहिए, और 2.5 टाइम्स डाया ऑफ द वोल्ट होल, वोल्ट और डाया, वोल्ट डाया का 2.5 टाइम्स ऑफ वोल्ट डाया, 2.4 टाइम्स ऑफ वोल्ट डाया, 2.4 टाइम्स ऑफ वोल्ट डाया। वो कह रहा है 2.5 अवॉइड द बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, प्लेट का जो बियरिंग फेल्यूर होता है ना उसको रोकना है ना, तो प्रोवाइड स्पेसिंग बिटवीन द वोल्ट होल 2.5 टाइम्स, बियरिंग फेल्यूर को रोकना है ना, 2.5 टाइम्स हो जाता है। ओके देखिए अब कह रहा है टू अवॉइड द शेयर फेल्यूर ऑफ प्लेट प्रोवाइड मिनिमम एज और इन डिस्टेंस 1.5 टाइम्स ऑफ डाया वोल्ट ऑफ होल। कहने का मतलब है कि अगर भाई देवे आपको रोकना है कौची, सबसे पहले कि बियरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट रोकना है, फिर शेयरिंग फेल्यूर रोकना है, तो एज डिस्टेंस कितना दे दीजिएगा, स्पेसिंग और प्रोवाइड, तो एज वगैरह जो होता है ना 1.5 टाइम्स हो जाता है। अगर भाई देवे शेयरिंग रोकना है तो 1.5 टाइम्स हो जाता है। तो बियरिंग रोकना है तो प्लेट्स में बियरिंग फ्लेयर प्लेट रोकना है ना, तो स्पेसिंग कितना 2.5 टाइम्स, और शेयर के लिए 1.5 टाइम्स। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, डाया ऑफ द रिबिट, और उसके बाद होल पूछ रहा है, तो डाया ऑफ रिबिट, रिबिट में आ जाइए आप। रिबिट में कहानी है 25 वाला, 25 वाला कहानी किस में है, रिबिट वाला, बहुत छोटा है रिबिट वाला है। तो अगर भाई देखो रिबिट इतना रहेगा तो उसका हॉल कितना हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू, अगर भाई देखो डाया 25 mm और मोर देन 25 mm, यही तो रिबिट में है, लेस देन इक्वल टू 25 mm और 25 mm से ज़्यादा। इसमें क्या हो जाता है, अगर भाई देखो लेस देन इक्वल टू 25 mm रहेगा तो उसमें 1.5 जोड़ देंगे, डी में डाया वोल्टवा में जो होता है डाया हो जाएगा 6 में, और तब होल बनाएंगे तो डी प्लस 1.5 हो जाएगा, और डी प्लस इसमें 2 हो जाएगा। ओके ना, तो डी लेस देन इक्वल टू 2.5 और डी मोर देन इक्वल टू 25 है, तब इसमें क्या होगा, डाया ऑफ रिबिट में 25 है, 25 से लेस देन इक्वल टू 25 से ज़्यादा, तो 25 से कम रहेगा तो 1.5 जोड़ देंगे डाया ऑफ रिबिट में। अगर भाई दबे ज़्यादा रहा 25 से तो उसमें 2 जोड़ देंगे, 1.5 और 2 का खेला है रिबिट में, 1.5 और 2 का खेला है। ओके अब देखिए रिबिट इज डिजाइन एज अ परमानेंट कनेक्शन, रिबिट किस लिए, परमानेंट कनेक्शन के लिए, वोल्ट टेम्पोररी कनेक्शन के लिए। ओके नॉमिनल सेंक डाया ऑफ रिबिट, रिबिट बिफोर द रिबिटिंग। कहने का मतलब हाँ नॉमिनल में नया नया और सेंक, नया नया सुना जैसे नया नया थी, तो नया नया, तो नॉमिनल और सेंक डाया कहेगा तो बिफोर रिबिटिंग, जब तो नॉमिनल और सेंक डाया, नॉमिनल और सेंक डाया, नॉमिनल और सेंक डाया तो बिफोर रिबिटिंग, ग्रोस और इफेक्टिव डाया, ग्रोस और इफेक्टिव डाया आफ्टर रिबिटिंग, डाया ऑफ द कोल्ड रिबिटिंग और डाया ऑफ द हॉट रिबिटिंग पूछ रहा है। तो याद कीजिए डाया ऑफ कोल्ड का क्या होता है, हॉट का क्या होता है। तो डाया ऑफ कोल्ड रिबिटिंग 12 से 22 mm और हॉट रिबिटिंग 16 से 30 mm। आपको बढ़िया कौन होता है, हॉट रिबिटिंग बढ़िया होता है, कोल्ड, कोल्ड बढ़िया होता है। तो कोल्ड रिबिटिंग कितना होता है और हॉट रिबिटिंग कितना होता है, कोल्ड पूछेगा तो 12 से 22 mm और हॉट पूछेगा तो 16 से 30 mm। तो कंफर्म कीजिए आंख बंद करके, कोल्ड पूछा है तो कितना होगा, हॉट पूछा है तो कितना होगा। आपसे कोल्ड पूछेगा तो 12 से 22 mm हो जाएगा, हॉट पूछेगा तो आपको 16 से 30 mm हो जाएगा। ओके तो 12 से 22 और 16 से 30, ठीक है।
अब परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट फॉर सॉप लैब, कहने का मतलब परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है सॉप लैब के लिए, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही मस्त टेबल आ गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट फॉर सॉप और लैब, सॉप और लैब के लिए पावर ड्राइवन रिवेट एगो हैंड ड्राइवन रिवेट होता है। पावर ड्रिवन रिवेट एगो हैंड ड्राइवन, मतलब रिवेटिंग करते हैं तो पावर प्रेशर से, तो इसी को बोलते हैं पावर ड्रिवन रिवेट। एगो हैंड मैंने हाथ से ठोक कर तो हैंड ड्रिवन रिवेट होता है। तो एक पावर ड्रिवन रिवेट का वैल्यू होता है और हैंड ड्रिवन रिवेट का वैल्यू है। अगर भाई जब एक्सियल टेंशन स्ट्रेस रहेगा तो पावर ड्रिवन में एक्सियल टेंशन स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फिर शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फिर बियरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा। तो डन कीजिए, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस पहले, उसके बाद शेयर स्ट्रेस, लास्ट में बियरिंग स्ट्रेस। तो एक्सियल टेंशन था उसको शेयर कर दिया, उसके बाद बियरिंग हो गया। तो वही, तो पहले एक्सियल टेंशन से स्टार्ट कीजिए कि कितना कितना हो जाता है आपको। वही पावर ड्राइवन रिवेट के लिए, हैंड ड्राइवन रिवेट के लिए, पावर ड्राइवन रिवेट के लिए हैंड ड्राइवन, पावर ड्राइवन जो होता है 100, हैंड ड्राइवन होता है 100। उसको में है पहले एक्सियल टेंशन, पहले एक्सियल टेंशन था, उसके बाद फिर शेयर स्ट्रेस आया, फिर आया बियरिंग स्ट्रेस। तो एक्सियल टेंशन स्ट्रेस पहले, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस, फिर बियरिंग स्ट्रेस, फिर सॉरी शेयर स्ट्रेस था, बियरिंग स्ट्रेस, एक्सियल टेंशन स्ट्रेस, उसको शेयर किए तो शेयर स्ट्रेस, फिर लास्ट में आया बियरिंग स्ट्रेस। तो अब ये पावर ड्राइवन कहेगा तो 100 300 हो जाता है, हैंड ड्राइवन कहेगा तो उसमें 10 कमेगा, सॉरी 20 कम जाएगा। तो पावर ड्राइवन में 100 हो जाता है, हैंड ड्राइवन में 80 250 हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले एक्सियल टेंशन, फिर शेयर, फिर बियरिंग। तो 100 होता है पावर ड्राइवन रिवेट में, 100 300, और बाय द वे हैंड ड्राइवन में 80 250 हो जाता है, 80 250 हो जाता है, 100 300, 80 250 हो जाता है, ठीक है। इन फाइनल रिवेटिंग परमिसिबल स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड 10%, कहने का मतलब है फील्ड रिवेटिंग करिएगा। इसमें रिवेटिंग किए ना, ये रिवेटिंग नहीं कर रहे थे तो शॉप में था, और वही रिवेटिंग आप फील्ड में करने लगे हैं तो 10% कम जाएगा। रिवेटिंग ही करना है ना तो फील्ड में कीजिएगा तो 10% कम जाएगा आपका, और ऐसे कीजिएगा शॉप में लैब में तो नहीं कमेगा। तो फील्ड में 10% कमता है रिवेटिंग करने पे, फील्ड रिवेटिंग परमिसिबल स्ट्रेस। पावर ड्राइवन जो होता है ना उसमें एक्सियल टेंशन, फिर शेयर और बियरिंग कितना होता है। तो पावर ड्राइवन रिवेट में देखिए क्या होता है, 90 90 270 हो जाता है। अगर भाई देव पूछेगा कि फील्ड में करेंगे तो, अगर भाई देव फील्ड में करेंगे तो इधर उधर नहीं कर रहे हैं, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो फील्ड में 10% तो इसी कम है। तो वही पावर ड्राइवन रिवेट कितना था, 100 300 था, तो इसमें 90 90 270 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कीजिए कि फील्ड ड्राइवन रिवेटिंग कर रहे हैं तो उसमें परमिसिबल पावर ड्राइवन में कितना होगा, एक्सियल टेंशन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और बियरिंग सॉरी शेयरिंग कितना हो जाता है, 90 हो जाएगा, और बियरिंग कितना हो जाता है लास्ट में, सॉरी से पहले कुछ होता है, पहले तो एक्सियल टेंशन फिर शेयरिंग और बियरिंग, तो इसमें होगा 90 90 270, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ रिविट आ रहा है कुछ, फ्लैट रिविट ये होता है, सॉरी पैन रिविट होता है। देखिए पैन जिसन हो जाता है, कढ़ाई जिसन पैन रिविट होगा। राउंडेड संक रिविट, राउंडेड संक रिविट होता है। एगो काउंटर संक रिविट होता है। काउंटर संक 33.33 स्ट्रेंथ हो जाता है, ओके। कहने का मतलब काउंटर संक रिविट, तो काउंटर होता है ना काउंटर, उसमें 33.33 हो जाता है काउंटर संक में। काउंटर संक रिविट 33.33 स्ट्रेंथ, कितना होता है स्ट्रेंथ काउंटर संक के लिए। राउंडेड काउंटर संक जो होता है सो नहीं, सिर्फ काउंटर संक। तो काउंटर संक कितना हो जाता है, 33.33% स्ट्रेंथ हो जाता है काउंटर संक का, ओके। अब देखिए बटन रिविट इस तरह से होता है। अब यहाँ रिविट एक है ना, उसको में देखिए नॉमिनल डाया दिया हुआ, सेंक डाया दिया हुआ, उसी को बोलते हैं नॉमिनल डाया, सेंक डाया। उसमें 0.7D इसका होता है, बीचवा में से हाइट वाला, नीचे वो राउंडेड वाला के 0.7D ये हो जाता है। इधर से सेंक डाया 1.6D हो जाता है, ठीक है ना। इफ नॉमिनल डाया ऑफ द रिविट इज नॉट गिवन देन यूज्ड अनविन फार्मूला, कहने का मतलब डाया नहीं दिया हुआ रहेगा तब अनविन फार्मूला आया। इफ द नॉमिनल डाया ऑफ द रिविट इज नॉट गिवन देन यूज्ड अनविन फार्मूला, कहने का मतलब इफ द नॉमिनल डाया ऑफ द रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट नॉट गिवन, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट नॉट गिवन, तो अनविन फार्मूला का यूज करेंगे। इफ नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, रिविट में अनविन फार्मूला कहाँ है, रिविट में पढ़ना। अनविन फार्मूला कहाँ पढ़ना है ये ध्यान पहले लगाइए कि अनविन फार्मूला पढ़ रहे हैं कहाँ पढ़ना था। तो अनविन फार्मूला आपको पढ़ना था रिविट में, तो वही कह रहा है कि डाया ऑफ रिविट नॉट गिवन, तो अनविन फार्मूला का हम यूज कर लेंगे, ओके। अनविन फार्मूला क्या होता है, एमएम में क्या होता है और सेंटीमीटर में क्या होता है। ओ अनविन फार्मूला होता है एमएम में कितना होता है, सेंटर में कितना होता है, बिल्कुल। तो आपको एमएम हो जाता है 6.04, इससे एमएम छोटा है तो उसमें अच्छा मस्त 0.64 रूट में टी मिनिमम। अगर बात है सेंटीमीटर में तो 1.91 रूट में टी ये हो जाता है। तो एमएम में क्या होता है, सेंटीमीटर में क्या होता है, वो ध्यान लगाना है। तो एमएम में कितना होता है, एमएम में कितना होता है 6.04 टी मिनिमम, और वही कह देगा सेंटीमीटर में तो 1.91